बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। उससे पहले कुछ एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पर बच्चों कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको लिखने हैं, जैसे कि भाषा की समाज में क्या उपयोगिता है और भाषा को पढ़ना और सीखना क्यों आवश्यक है। इसके बारे में सोचकर आप इनका उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब हम पढ़ते हैं बच्चों भाषा यानी लैंग्वेज। तो बच्चों, आपने देखा होगा कभी भी कोई भी दो व्यक्ति आप आसपास बैठे होंगे तो वो कब तक चुप बैठे रहेंगे? आखिरकार वे कुछ न कुछ बात करते हैं। तो समाज में रहते हुए हम में से प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वो अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाए और दूसरों के मन की बात को समझे। तो इस तरह अपने विचारों और भावों को हम ध्वनि के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं और इन ध्वनियों को सुन करके कहने वाले की बात को हम समझ सकते हैं। तो वास्तव में ये जो ध्वनियां होती हैं, ये ही भाषा का पहला रूप है। तो भाषा मतलब भाष धातु से बना है, जिसका मतलब होता है बोलना। तो भाषा की ध्वनियों से मिलकर शब्द बने होते हैं और उन्हीं शब्दों से हम अर्थ भी ग्रहण करते हैं और ये अर्थपूर्ण शब्द ही वाक्य बनाते हैं। तो अपने हम भाव और विचारों को इन्हीं वाक्यों के माध्यम से प्रकट करते हैं। तो भाषा क्या हुई बच्चों? भाषा वो साधन है जिससे हम बोलकर, लिखकर, सुनकर या पढ़ करके अपने मन के भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। अब हम भाषा के भेद पढ़ें तो भाषा के दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जिस भाषा में हम अपने मन की बात को बोलकर या सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक रूप कहते हैं, और या इसे कथित भाषा भी कहते हैं, जैसे वार्तालाप करना, कहानी सुनाना, भाषण, वाद विवाद, ये सभी मौखिक रूप है। दूसरा होता है लिखित भाषा, जिसमें हम भाषा को लिख करके और पढ़ करके एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो इसमें आते हैं जैसे कहानी लिखना, तार लिखना, संस्मरण, ये सभी भाषा के लिखित रूप के उदाहरण है। अब हम भाषा के रूप पढ़ें तो भाषा कई रूपों में पाई जाती है। सबसे पहले मातृभाषा। तो बच्चों, जो बच्चे होते हैं वो अपने परिवार में या अपनी फैमिली में अपनी माता से जो भी भाषा सीखते हैं उसको मातृभाषा कहते हैं। किसी जो बच्चा हिंदी भाषी परिवार में जन्म लेगा वो बचपन से ही हिंदी भाषा में रह करके, हिंदी भाषियों में रह करके हिंदी बोलना सीख लेता है, तो यही उसकी मातृभाषा होगी। तो मतलब जो परिवार से सीखने वाली भाषा होती है उसको मातृभाषा कहते हैं। दूसरी होती है प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक मतलब किसी भी पर्टिकुलर रीजन में बोले जाने वाली भाषा को प्रादेशिक भाषा बोलते हैं। जैसे कि गुजरात में गुजराती बोली जाती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनमें हिंदी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। तो ये प्रादेशिक भाषाएं हैं। उसके बाद होती है राष्ट्रभाषा। जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के ज्यादातर हिस्से में बोली जाती है तो वो राष्ट्रभाषा बन जाती है, जैसे हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। अब हम पढ़ेंगे भारतीय भाषाएं, यानी भारत में बच्चों बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त करी है, जिनके नाम आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके बाद है हिंदी। भारत में बच्चों 1652 बोलियां प्रचलित हैं, लेकिन हिंदी सबसे ज्यादा बोली और समझी जाती है, इसलिए संविधान ने इसे राजभाषा का दर्जा दिया। इसमें ही हम अपने साहित्य, फिल्म, रेडियो, टीवी, इसमें लोकप्रियता होने के कारण हिंदी जो है वो धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में, यहाँ तक कि दूसरे देशों में भी कांटेक्ट करने के लिए इस भाषा को स्थापित किया जा रहा है। तो वैसे तो विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी दूसरे नंबर पर है। अब हम पढ़ेंगे बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बच्चों हम बोली कहते हैं। यह छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाला स्थानीय भाषा का स्थानीय रूप है। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही सीमित होता है, सरकारी कामकाज में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। ये सिर्फ किसी क्षेत्र विशेष में वहां के जो निवासी हैं वो ही बोल करके, समझ करके इस भाषा बोली में अपना आदान प्रदान करते हैं अपने विचारों का। तो इस बोली का क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है, जैसे हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी, मैथिली, ये सभी बोलियां हैं। अब हम भाषा और बोलियों में अंतर समझते हैं। बच्चों, भाषा और बोली में जो अंतर होते हैं, जैसे सबसे पहले भाषा का संबंध व्याकरण से होता है, जबकि बोली का कोई भी व्याकरण नहीं होता।
भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। बोली किसी एक भाषा का अंग होती है और बोली का प्रयोग बोलचाल में होता है जबकि भाषा सरकारी कामकाज में भी प्रयोग की जाती है। अब हम पढ़ते हैं लिपि के बारे में। लिपि मतलब भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे हिंदी और संस्कृत की लिपि देवनागरी है। अब यहाँ पर कुछ और भाषाएं हैं जिनके सामने उनकी लिपियां दी गई हैं। जैसे अंग्रेजी की लिपि रोमन, कश्मीरी की शारदा, पंजाबी की गुरुमुखी। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण का अर्थ क्या होता है? विश्लेषण करना। तो बच्चों, भाषा के व्यवहार में जब हम विश्लेषण के आधार पर भाषा के जो नियम बनाते हैं और किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का पता कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के अंग, व्याकरण के 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण विचार में क्या होता है? वर्णों की बनावट, बोलने का तरीके, उनके लिखने पर ध्यान दिया जाता है। शब्द विचार में शब्दों के अलग अलग भेद, उनके रूप, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उनका प्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं, इस बारे में विचार किया जाता है। और वाक्य विचार में वाक्य की रचना, उनके प्रकार, प्रयोग, विराम चिन्ह, इन पर विचार किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं साहित्य। बच्चों, ज्ञान के जो संचित कोश है उसको साहित्य कहते हैं। साहित्य की 2 विधाएं होती हैं। सबसे पहले पद साहित्य होता है। जब कोई साहित्यकार अपनी बात को लय में या तुकबंदी के नियमों में बांधकर व्यक्त करता है तो उसे पद साहित्य कहते हैं। जैसे कविता, दोहे, गीत, चौपाइयां इस साहित्य के अंदर लिखे जाते हैं। दूसरा होता है गद्य साहित्य। जब कोई साहित्यकार अपनी बात लय या तुकबंदी में नहीं कह करके साधारण रूप से कहता है तो वो गद्य साहित्य कहलाता है। इसमें कहानियां, निबंध, नाटक, एकांकी, जीवनी लिखे जाते हैं। जैसे मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, ये गद्य साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकार हैं। थैंक यू।